हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का तनु क्लासेस 8 को। मैं तो फाइनली आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मानव भूगोल के मूल सिद्धांतों का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है मानव भूगोल यानी ह्यूमन ज्योग्राफी। यानी इंटर में आपका दो बुक है ज्योग्राफी यानी भूगोल का। पहला बुक का नाम है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत और दूसरा बुक का नाम है भारत, लोक और अर्थव्यवस्था। तो पहला बुक मानव भूगोल के मूल सिद्धांतों का फर्स्ट चैप्टर मानव भूगोल का आज हम लोग क्या करेंगे, थ्योरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। इस चैप्टर के अंतर्गत जितने सारे पॉइंट्स दिए गए हैं, जितने सारे थ्योरी दिए गए हैं, सारे थ्योरी को हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। कोई भी पॉइंट हम लोग का नहीं छूटेगा। एट फर्स्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप इस चैप्टर का नोट नहीं बनाए हैं तो प्लीज कॉपी कलम लेकर के बैठें और नोट बनाएं, अन्यथा ये वीडियो देखने का आपको कोई फायदा नहीं होगा। वीडियो देख लेंगे फिर बाद में आप भूल जाएंगे तो यहाँ आपका एक तरह से समय की बर्बादी होगी। इसलिए आप क्या करेंगे, नोट बनाएंगे। आप अगर अपना नोट बनाए हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, उनको भी पढ़ेंगे। और यहाँ जो भी आपके वीडियो के अंतर्गत जो भी नोट्स प्रोवाइड की जाती है, जो भी यहाँ आपको इस वीडियो के अंतर्गत मिलेगा, ये भी आपको याद रखने का प्रयास करना है, क्योंकि आप मिक्स टाइप करके पढ़ेंगे तो वहां एग्जाम हॉल में थोड़ा सा यूनिक लिखेंगे, यूनिक आंसर देंगे कोई भी क्वेश्चन का, तो वो बेटर होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को यह समझना है कि भूगोल जो है वो क्या होता है। ठीक है, यानी ज्योग्राफी के अंतर्गत हम लोग समझते हैं कि ज्योग्राफी जो है, इसका थोड़ा सा डेफिनेशन समझ लेते हैं। तो ज्योग्राफी सामाजिक विज्ञान का एक शाखा है, यानी सोशल साइंस जो उसका एक क्या है, ब्रांच है, जिसमें पृथ्वी के स्वरूप और उससे जुड़े प्राकृतिक संसाधन, यानी पृथ्वी का स्वरूप कहने का मतलब ये हुआ कि पृथ्वी का स्वरूप, उसका रूप आकार, कहीं पहाड़ है तो कहीं पर ये एक तरह से खदान है, कहीं मतलब मैदान है, कहीं सागर है, ये क्या है, पृथ्वी का स्वरूप है। और उससे जुड़े प्राकृतिक संसाधन, यानी इससे पृथ्वी के अंतर्गत जितने सारे प्राकृतिक संसाधन हैं, जितने भी प्राकृतिक संसाधन है, कोयला खदान हो गया, उसके बाद लोहा का खदान हो गया, ये सारे का जो स्टडी किया जाता है वो किस में किया जाता है, भूगोल यानी ज्योग्राफी में किया जाता है। ठीक है, सीधी सीधी बात कि पृथ्वी के अंदर या फिर पृथ्वी के बाहर प्राकृतिक संसाधन जितने भी मौजूद हैं वो सारे का अगर स्टडी किया जाता है वो किस में किया जाता है, ज्योग्राफी यानी भूगोल में किया जाता है। ठीक है, थोड़ा सा हम तोड़ के समझते हैं इसको। दो वर्ड बनता है, भू प्लस गोल। ठीक है, भू प्लस गोल का अर्थ है पृथ्वी गोल। भू का मतलब क्या हो जाएगा, पृथ्वी हो जाएगा, और गोल का मतलब क्या हो जाएगा, राउंड यानी गोल। ठीक है, यानी पृथ्वी गोल होता है। सही बात है, पृथ्वी क्या है, गोल होता है। या फिर दूसरी डिफिनेशन हमको यह कह रही है कि पृथ्वी के धरातल पर जो कुछ भी उपस्थित है, यानी पृथ्वी के धरातल पर जो कुछ भी उपस्थित है, यानी जितने संसाधन है, देखिए मानव निर्मित संसाधन हम लोग तो पढ़े हैं, आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना है। एक होता प्राकृतिक संसाधन, एक होता मानव निर्मित संसाधन। ठीक है, एक होता प्राकृतिक, एक होता मानव निर्मित। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि मानव निर्मित संसाधन क्या हो जाएगा, कुर्सी हो जाएगा। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन पेड़ हो जाएगा। तो ये मानव निर्मित संसाधन जो बना तो वह किससे बना, किसके द्वारा बना, प्राकृतिक संसाधन से बना। यानी मानव जो भी संसाधन अपने हाथ से बनाता है, गाड़ी घोड़ा मोटर, गाड़ी हो गया, एक तरह से मोटरसाइकिल हो गया, जो भी हो गया, मशीन हो गया, ये सब जो बनाता है, तो इसको बनाने के लिए जो कच्चा माल लाता है वो कहां से लाता है, प्राकृतिक से लेता है, प्रकृति से लेता है। तो यहां हम डायरेक्टली यही बोलेंगे कि पृथ्वी के धरातल पर जो कुछ भी उपस्थित है प्राकृतिक संसाधन, उसका वर्णन करना या लिखना क्या कहलाता है, भूगोल यानी ज्योग्राफी कहलाता है। ठीक है, अगला पॉइंट हमको यह बताया जा रहा है कि भूगोल शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द जियो प्लस ग्राफो से हुआ था। ठीक है, जियो प्लस ग्रेफो। देखिए जियो प्लस ग्रेफो, ये वर्ड को याद रखेंगे, जिसमें जियो का अर्थ क्या होता है, पृथ्वी। जियो का अर्थ क्या हो जाएगा, पृथ्वी हो जाएगा। और ग्रेफो का अर्थ क्या हो जाता है, वर्णन करना। ग्रेफो का मतलब क्या होता है, वर्णन करना। अर्थात ज्योग्राफी का अर्थ पृथ्वी का वर्णन करना। अर्थात यह क्या हो जाएगा, ज्योग्राफी का अर्थ पृथ्वी का वर्णन करना। यानी ये दोनों, ये वर्ड को अगर तोड़ेंगे तो इसका मतलब हमको मिलता है, इसका हमको मीनिंग प्राप्त होता है, पृथ्वी का वर्णन करना, स्टडी ऑफ अर्थ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमको यह बताया जा रहा है कि भूगोल का पिता, ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स का जो पिता है वह एडम स्मिथ को कहे जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से भूगोल का जो पिता है या फिर जनक जो है वो किसे कहे जाते हैं, हिकेटियस। किनको, हिकेटियस को कहा जाता है। इनका प्रसिद्ध पुस्तक जस्पिरिडियस, क्या है इनका प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है, फेमस जो बुक है उनका नाम क्या है, जस्पिरिडियस। जैसे वहां हमने बताया था आपको इकोनॉमिक्स में एडम स्मिथ का प्रसिद्ध पुस्तक 1776 ईस्वी में छपा था, वो बुक का नाम आपको टाइप करना है। अगर आपको याद है तो प्लीज कमेंट करेंगे। ठीक है, क्योंकि कमेंट करेंगे तो आपको तो फिर दोबारा एक तरह से रिवाइज हो जाएगा। चलिए, इन्होंने सबसे पहले भूगोल का वर्णन क्रमबद्ध तरीके से किया था। यानी हिकेटियस को ही मतलब जनक क्यों कहा गया, पिता क्यों कहा गया भूगोल का, क्योंकि क्रमबद्ध तरीके से, स्टेप बाय स्टेप, जब किसी भी चीज को स्टेप बाय स्टेप क्रमबद्ध तरीके से स्टडी किया जाता है, पढ़ा जाता है, तो वो लोगों को ज्यादा समझ में आता है। ठीक है, और लोगों को लगता है कि ये बंदा जो स्टडी किया है ये भूगोल के बहुत बड़ा जानकार है, बहुत बड़े मतलब ये एक तरह से महान जानकार है। ठीक है, तो लोगों को लगने लगता है, तो लोग उनको क्या मान लेते हैं, जनक मान लेते हैं उस सब्जेक्ट का, उस चीज का। तो भूगोल का पिता या जनक किसको कहा जाएगा, हिकेटियस
निगेटिव्स को कहा जाएगा, क्योंकि इन्होंने स्टेप बाय स्टेप हर एक पॉइंट को पढ़ा है, क्रमबद्ध तरीके से भूगोल का स्टडी किया है, वर्णन किया है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमको यह बताया जा रहा है कि भूगोल शब्द का सबसे पहले प्रयोगकर्ता इरेटोस्थनीज यानी सबसे पहले जो भूगोल शब्द है, ये जो वर्ड है शब्द, इसका सबसे पहले प्रयोगकर्ता यानी सबसे पहले जो प्रयोग किया था, इस्तेमाल किया था, यूज जो किया था, वो किसने किया था? इरेटोस्थनीज। ठीक है, नाम याद रखेंगे। चलिए अब नेक्स्ट हम पॉइंट आपका इंटर यहाँ से होता है। आप क्लास 12th में है, इंटर में है, आपका 2 बुक है। मैंने चैप्टर शुरू करने से पहले ही, वीडियो शुरू करने से पहले ही मैं आपको बता दिया था कि आपके पास 2 बुक है। आपके पास कितना बुक है इंटर में? 2 बुक है। पहला बुक का नाम, फर्स्ट बुक का नाम क्या है? मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। इसमें टोटल आपको 10 चैप्टर पढ़ने हैं। कितना चैप्टर? 10 चैप्टर पढ़ने हैं। और दूसरा जो बुक है वो क्या है? सेकेंड बुक, भारत, लोग और अर्थव्यवस्था, जिसमें टोटल कितना? 12 चैप्टर हैं। अब यहाँ आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना है। सर बोल रहे हैं कि पहला बुक में 10 चैप्टर, दूसरा बुक में 12 चैप्टर, ऐसा आप लोगों को नहीं करना। ठीक है, अगर ये 10 चैप्टर अगर आप पढ़ लेते हैं तो 100% गारंटी है कि ये 12 चैप्टर इसके सामने कुछ नहीं है, क्योंकि ये 10 चैप्टर जो आप इस 10 चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, यानी पहला बुक के अंतर्गत जो सब चीज पढ़ेंगे उसी का थोड़ा मोड़ा हल्का सा एक बदला हुआ, यानी थोड़ा सा चेंजिंग किया हुआ, वही से रिलेटेड, उसी से रिलेटेड 1-2 पॉइंट मतलब इसमें आपको पढ़ाया जाएगा, इसमें सेकेंड बुक में। मतलब कहने का ये हुआ कि फर्स्ट बुक जो पढ़ लिया उनको 100% मैं गारंटी देता हूं कि वो पूरा ज्योग्राफी को पढ़ लिया। क्या कर लिया? पूरा ज्योग्राफी, इंटर का 12th क्लास का पूरा ज्योग्राफी, भूगोल को वो पढ़ लिया। क्योंकि दूसरा जो बुक है उसमें आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं है, उसमें थोड़ा सा समझना है, सिर्फ आपको थ्योरी नहीं दिया गया, मतलब जो याद रखने की चीज़ें होती है सेकंड बुक में इतना नहीं है जितना फर्स्ट बुक में है। तो 10 चैप्टर सबसे ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट है और 12th चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, बट इसमें आपको ज़्यादा रीडिंग नहीं करना पड़ेगा, इसको पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट चैप्टर का यानी फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, मानव भूगोल। ठीक है, मानव भूगोल यानी फर्स्ट बुक का नाम मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमको ये मानव भूगोल के बारे में हमको समझना है। ठीक है, जैसे कि हम लोग का चैप्टर का नाम क्या है? मानव भूगोल। तो मानव भूगोल जो है, भूगोल की वह शाखा है, वह ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम लोग यानी मानव की उत्पत्ति से लेकर, मानव की उत्पत्ति कब हुई थी, मानव पृथ्वी पर कब आए थे, उस टाइम से लेकर अभी तक अर्थात वर्तमान समय तक उसके पर्यावरण के साथ संबंधों तथा व्यवहारों का अध्ययन करते हैं। उसे क्या कहते हैं? संबंधों तथा व्यवहारों का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? मानव भूगोल कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो मानव भूगोल है, ह्यूमन ज्योग्राफी है, इसमें हम लोग ये स्टडी करते हैं कि इस पृथ्वी में जो मानव आए यानी आदिम जाति लोग आए, ठीक है, आदि मानव आए, तो वो आने के बाद उसका जो पर्यावरण के साथ जो संबंध रहा, यानी इन्वायरमेंट के साथ जो उसका जो संबंध रहा, पर्यावरण के साथ उन्होंने जो व्यवहार किया, तो उसको स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं। किसमें करते हैं? मानव भूगोल में करते हैं। या फिर सीधा सीधा बात आप ये भी बोल सकते हैं कि जिस भूगोल में मानव की स्टडी की जाती है, मानव का शुरू से लेकर अंत तक स्टडी किया जाता है, उसी को क्या बोलेंगे? मानव भूगोल बोलेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए। पॉइंट कह रहा है कि मानव भूगोल मानव की सामाजिक स्थिति तथा प्रकृति के साथ व्यवहार का अध्ययन कराता है। मानव भूगोल मानव की सामाजिक स्थिति तथा प्रकृति के साथ व्यवहार का अध्ययन कराता है। सीधा सीधा मतलब हुआ कि जो एक तरह से ह्यूमन ज्योग्राफी है, वो मानव की सामाजिक स्थिति, समाज में वो कैसे रह रहे हैं और उनकी प्रकृति के साथ कैसा व्यवहार है, इस चीज़ का जो अध्ययन करते हैं, स्टडी जो करते हैं, वो किस में करते हैं? मानव भूगोल में करते हैं। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमको ये बताया जा रहा कि इसका मूल उद्देश्य मानवीय समस्या की पहचान कर उसे पृथ्वी गढ़ के साथ जोड़कर समाधान खोजना है। अब देखिए, मानव भूगोल तो ऐसे नहीं पढ़ा जाता है, कोई भी बुक पढ़ते हैं, जैसे कि हम लोग केमिस्ट्री वगैरह पढ़ते हैं, 10th क्लास में पढ़े थे। ठीक है, तो 10th क्लास में केमिस्ट्री इसलिए पढ़े थे क्योंकि हमको रिएक्शन जाना था। और हम लोग अगर इंजीनियरिंग करते अगर तो इंजीनियरिंग क्षेत्र में हम लोगों को तरह तरह के मेडिसिन बनते। देखिए, सबसे पहली बात आप ये माइंड में धारणा कर लीजिए, कोई भी चीज़ अगर आप पढ़ते हैं तो वो एक तरह से आगे यूज़ होता है, हर एक चीज़ का यूज़ होता है। ठीक है, मैथमेटिक्स में आप ट्रिगोनोमेट्री पढ़े हैं 10th क्लास में, उसका यूज़ होता है, इंजीनियर लोग उसका यूज़ करते हैं। ठीक है, पुल वगैरह का निर्माण में वही सब फॉर्मूला यूज़ होता है। जैसे कि आप लोग ट्रिगोनोमेट्रिक पढ़े हैं मैट्रिक में, तो वो सारा चीज़ मतलब कहने का ये हुआ कि जो भी चीज़ आप स्टडी करते हैं ना, हर एक चीज का यूज है, हर एक चीज का इस दुनिया में यूज है। ठीक है, तो मानव भूगोल का भी यूज है। क्यों इसको मानव भूगोल की स्टडी किया जाता है? एक ब्रांच ही बना दिया भूगोल का, ज्योग्राफी का एक अलग ही ब्रांच बना दिया। ज्योग्राफी कम था कि इसका एक और ब्रांच बना दिया, सब ब्रांच बना दिया मानव भूगोल, क्योंकि आदमी की जो आवश्यकता है यानी आदमी का जो समस्या है उसको पृथ्वी के साथ जोड़ करके उसकी समाधान को खोजना था। इसलिए एक तरह से जन्म ले लिया एक भूगोल जिसका नाम क्या पड़ गया? मानव
भूगोल, यानी इसका मूल उद्देश्य, मेन जो मकसद है मानव भूगोल का, वो क्या है कि मानवीय समस्या की पहचान करके मानव के साथ क्या क्या मतलब प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या मतलब उनके साथ परेशानी आ रही है, उसको पहचान करके इंडिकेट करके उसको पृथ्वी के साथ जोड़ेगा, यानी उसके पृथ्वी के साथ जोड़ करके उसका मतलब हल खोजेगा कि पृथ्वी में कहीं इसका समाधान है या नहीं है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमको ये बताया जा रहा कि पृथ्वी को एक नवीन आकार देने में मानव की भूमिका का प्रतिपादन करने का अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कहा जा रहा है कि इस प्रकार भूगोल की 3 प्रमुख शाखा होती है। देखिए इस प्रकार, जैसे कि हम लोग पढ़े हैं भूगोल की, वैसे भी तो बहुत सारी शाखा होती है, भूगोल की बहुत सारी शाखा होती है, आगे पढ़ते जाएंगे भूगोल पढ़ते जाएंगे और सब ब्रांच ब्रांच में ब्रांच यानी ब्रांच बाय ब्रांच में वो बढ़ते जाएगा। जैसे कि हम लोग पढ़े थे इकोनॉमिक्स में कि इकोनॉमिक्स मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, समाजवादी, पूंजीवादी और मिश्रित। ठीक है, तो जस्ट उसी टाइप के ज्योग्राफी भी मुख्यतः 3 प्रकार के हमको यहाँ पढ़ना है, यानी इस प्रकार भूगोल यानी ज्योग्राफी की 3 प्रमुख शाखा होती है। पहला जो शाखा है वो भौतिक भूगोल है, दूसरा है मानव भूगोल, तीसरा है प्रादेशिक भूगोल। ठीक है, यानी फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी एंड रीजनल ज्योग्राफी। ठीक है, तो ये तीनों चीज को याद रखना है। अगला पॉइंट हमको ये कहा जा रहा है कि मानव भूगोल के संस्थापक फ्रेडरिक रेडजेल्ट हैं। मानव भूगोल यानी ह्यूमन ज्योग्राफी के जो संस्थापक हैं वो कौन है? फ्रेडरिक रेडजेल्ट हैं, जो पर्सिया के रहने वाले थे, जिन्होंने एंथ्रोपोजियोग्राफी यानी एंथ्रोपोजियोग्राफी 1882 में 1882 की रचना की, 1882 में रचना की थी। इनका जो जन्म हुआ था 1844 में हुआ था। कब हुआ था? 1844 में हुआ था। यानी मानव भूगोल के संस्थापक फ्रेडरिक रेडजेल्ट हैं, जो पर्सिया के रहने वाले थे, और इनका जो ये क्या है मतलब इसने रचना क्या की थी? एंथ्रोपोजियोग्राफी 1882 में, जन्म इनका 1844 में, ये याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमको ये बताया जा रहा है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि फ्रेडरिक रेडजेल्ट के अनुसार मानव भूगोल, इन्होंने भी अपनी परिभाषा दी, इन्होंने भी अपना परिभाषा के अनुसार अपना मानव भूगोल को परिभाषित किया। तो मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। ये किनके अनुसार? फ्रेडरिक रेडजेल्ट के अनुसार। ठीक है, मानव भूगोल के अनुसार भूगोल का अध्ययन करने पर द्वैतवाद की स्थिति भी आती है। यानी द्वैतवाद का अर्थ होता है 2 अलग अलग स्थिति का होना। यानी द्वैतवाद का क्या अर्थ हो जाता है? 2 अलग अलग सिचुएशन का होना, 2 अलग अलग स्थिति का होना, या भिन्न भिन्न रूपों वाले हालात अर्थात विचारों में 2 अलग अलग रूप भूगोल के संदर्भ में आता है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे भाव चित्रात्मक। भाव चित्रात्मक क्या होता है? देखिए इसका अर्थ होता है भाव को अर्थात मानसिक भाव को समझने तथा प्रकट करने के लिए बनाया गया चित्र से है। यानी भाव चित्रात्मक यानी भाव को एक तरह से मतलब दर्शाने के लिए, लोगों को मतलब समझाने के लिए, मानसिक भाव को समझने के लिए, प्रकट करने के लिए जो चित्र बनाया जाता है उसको क्या बोलेंगे? भाव चित्रात्मक बोलेंगे। इसे अंग्रेजी में क्या कहे जाते हैं? अंग्रेजी में एक्सप्रेशन पिक्टोरियल कहे जाते हैं। इनको क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशन पिक्टोरियल कहे जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमको कह रहा है कि प्रकृति और मानव में बहुत पहले से अर्थात आदिम काल से गहरा संबंध है। सही बात है, प्रकृति और मानव में आदिम काल से ही मतलब गहरा संबंध है, क्योंकि आदिम काल जो रहते थे वो प्रकृति का मतलब सहारा लेते थे, डायरेक्ट वो जंगल में रहते थे, खाना पीना मतलब क्या करते थे, वो जानवरों को मतलब मारते थे, उनको मतलब एक तरह से मार के खाते थे, और जो जंगल में जो भी शकरकंद होते थे, जो भी मूलकंद होते थे, उनको खाते थे। ठीक है, तो यहाँ कहने का मतलब ये हुआ कि प्रकृति और मानव में बहुत पहले से ही क्या है? आदिम काल से ही वो गहरा संबंध है। यानी को रिलेशन जो है, यानी जो रिलेशन है वो बहुत क्या है? गहरा है। ये एक दूसरे के पूरक हैं, यानी दोनों एक दूसरे के बिना अधूरा है। यानी पूरक का मतलब क्या हो गया? यानी एक दूसरे के बिना अधूरा है, एक दूसरा पर डिपेंड है। यानी आदि मानव जो है वो क्या है? प्रकृति पर डिपेंडेंट, एक तरह से प्रकृति पर डिपेंडेंट है, और पर्यावरण जो है वो भी मतलब मानव पर कहीं ना कहीं डिपेंड है। ठीक, क्यों कैसे? देखिए पर्यावरण का जो देखरेख करता है, जो उनका सुरक्षा करता है, वो कौन करता है? मानव करता है। अगर नहीं करेगा तो वो फिर पर्यावरण एक तरह से नष्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यही बात हमको कहा जा रहा है कि ये एक दूसरे के पूरक है। यह क्या है? ये एक दूसरे के पूरक है, अर्थात प्रकृति और मानव अविभाज्य तत्व है। प्रकृति और मानव अविभाज्य तत्व है। यानी प्रकृति और मानव जो है ये अविभाज्य, यानी प्रकृति को आप प्रकृति से मानव को आप दूर नहीं कर सकते। ये प्रकृति से आप मानव को
दूर नहीं कर सकते, या फिर मानव जो है मानव प्रकृति से दूर नहीं जा सकता। ठीक है, यानी सीधा सीधा कहने का मतलब ये हुआ ये दोनों अविभाज्य तत्व हैं, ये एक दूसरों को एक को दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। अगर मानव को प्रकृति से अलग कर देंगे, क्या उनको खाना पीना मिलेगा? नहीं मिलेगा। अगर प्रकृति से अलग कर देंगे तो वो प्रकृति का जितने भी सामान है उनको मतलब यूज करना मतलब प्रयोग करना छोड़ देना पड़ेगा मानव को, तब तो फिर उनको खाना पीना नहीं मिलेगा, क्योंकि खाना पीना जो अनाज उत्पादन होता है वो प्रकृति में होता है। तो इसलिए कहा जाता है कि ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरा है, ये दोनों आपस में जुड़ के रहेगा, अविभाज्य तत्व नहीं है। ठीक है, यानी ये क्या है? अविभाज्य तत्व है। जर्मन भूगोलवेत्ता राज्य या देश के बारे में अध्ययन जीवित जीव के रूप में करते हैं। सड़कों, रेल मार्गों आदि को परिसंचरण की धमनियां के रूप में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कहा जा रहा है कि मानव भूगोल की प्रकृति, नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो मानव भूगोल की जो प्रकृति होती है, मानव भूगोल की प्रकृति अत्यंत लोकप्रिय और मनमोहक है। सही बात है, मानव भूगोल की जो प्रकृति है ना अत्यंत लोकप्रिय और मनमोहक है। तरह तरह के मतलब पहाड़ दिखेंगे, कहीं कहीं मतलब बड़े बड़े एक तरह से झरना दिखेंगे, बड़े बड़े पहाड़ दिखेंगे, बड़े बड़े फूलों के बागान दिखेंगे। तो ये क्या है? प्रकृति है, यानी मानव भूगोल के अंतर्गत ये सब चीज आता है। तो मानव भूगोल की प्रकृति अत्यंत लोकप्रिय और क्या है? मनमोहक है। मन को मतलब एक तरह से मोह करने वाला है, यानी मन को अपनी ओर खींचने वाला, आकर्षित करने वाला है। मानव भूगोल की प्रकृति जितना सुविधाजनक और अच्छा होगा, मानव उतना ही सुविधाजनक और अच्छे से अपना जीवन यापन कर सकेंगे। सही बात है, मानव भूगोल की प्रकृति अगर बेटर होगा, यानी मानव भूगोल की प्रकृति के अंदर क्या क्या आ जाते हैं, यानी प्राकृतिक संसाधन आ जाते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन अगर अच्छा होगा, बेटर होगा, तो सुविधाजनक होगा। क्या सुविधाजनक होगा? मानव की जिंदगी यानी मानव का जीवन यानी सुविधाजनक और अच्छा होगा। मानव उतना ही सुविधाजनक और अच्छे से अपना जीवन यापन करेंगे, मतलब अपना जिंदगी गुजारेंगे, अगर प्रकृति में जितने भी मतलब संसाधन है वो सही होंगे। और वह संसाधन किस में होते हैं, उसका स्टडी किस में किया जाता है? मानव भूगोल में किया जाता है। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमको ये बताया जा रहा कि मानव भूगोल की प्रकृति के अंतर्गत निम्नलिखित तथ्य महत्वपूर्ण है। भौतिक पर्यावरण के तत्व जैसे कि मृदाएं हो जाएगा, भू आकृति हो जाएगा, जलवायु हो जाएगा, जल, हवा, सूरज, बारिश, पहाड़, समुद्र की धाराएं, प्राकृतिक वनस्पति इत्यादि। तो ये जो है भौतिक पर्यावरण के तत्व हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, मानव द्वारा बनाए गए दैनिक उपयोग का सुविधाजनक व्यवस्था जैसे कि घर, नगर, सड़क इत्यादि, ये सब क्या है? मतलब मानव द्वारा बनाए गए दैनिक उपयोग का सुविधाजनक व्यवस्था, भौतिक संस्कृति आदि। अब नेक्स्ट पॉइंट हमको ये कहा जा रहा है कि मानव का प्रकृतिकरण, यानी मानव का क्या है? प्रकृतिकरण यानी नेचर वर्जन। तो यहाँ देखिए हमको ये डेफिनेशन कहे जा रहे हैं, ये मानव का प्रकृतिकरण बार बार पूछा जाता है, नोट करेंगे। मैं फिर आपको वीडियो के बीच में बोलता हूँ कि आपको नोट करना है। अगर आपके पास नोट बना हुआ है फिर भी आप नोट करेंगे, क्योंकि आपके पास दो टाइप का नोट होंगे, तो आप अच्छे समझ पाएंगे, अच्छे से समझ पाएंगे और कॉपी अच्छा से आंसर दे पाएंगे, कॉपी अच्छा से लिख पाएंगे बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, चलिए क्या कहा जा रहा है कि मानव तकनीकी तथा प्रौद्योगिकी की सहायता से अपना जीवन को सुविधाजनक तथा सुव्यवस्थित बनाते हैं। ठीक है, सही बात है। मानव जो ये आदमी जो है, आदमी क्या करते हैं? तकनीकी यानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए और क्या करते हैं कि सुविधाजनक सुव्यवस्थित यानी तकनीकी तथा प्रौद्योगिकी की सहायता से अपना जीवन को सुविधाजनक तथा सुव्यवस्थित यानी एक तरह से मैनेजमेंट वाला लाइफ, अपना लाइफ को मतलब मैनेजमेंट के रूप में सुव्यवस्थित करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं। ठीक है, अरेंजमेंट करते हैं। और मनुष्य को तकनीकी तथा प्रौद्योगिकी विरासत से प्राप्त होती है। सही बात है, विरासत का मतलब क्या हो जाता है कि जो मतलब बाप दादा का मिले, यानी जो एक तरह से दादा या फिर पिताजी जो है उनसे जो भी चीज़ मिलती है उनको क्या बोलते हैं? विरासत बोलते हैं। ठीक है, तो मनुष्य को जो तकनीक है यानी टेक्नोलॉजी जो है वो दुनिया में आते हैं, तो क्या टेक्नोलॉजी लेकर के आते हैं? क्या नहीं आते हैं। अपना दिमाग में टेक्नोलॉजी या फिर जो आइडियाज़ सीख करके नहीं आते हैं, क्योंकि वो दुनिया में ही आके सीखते हैं। और किससे सीखते हैं? यहाँ अपने मतलब इससे देश में जितने भी लोग हैं, यानी पहले से जो दुनिया में आए हुए लोग हैं उनसे सीखते हैं। तो वो फिर वो लोग क्या करते हैं? इनको सिखाते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि मनुष्य को तकनीकी यानी टेक्नोलॉजी जो है वो क्या है कि विरासत में प्राप्त होती है। शुरुआत में मानव अर्थात प्रौद्योगिकी की प्रारंभिक समय में मानव प्रकृति को ज्यादा महत्व देते थे तथा उसी की पूजा करते थे। अब देखिए शुरुआत की बात की जा रही है, यानी प्रारंभ में क्या कहा जा रहा है कि शुरुआत में मानव अर्थात प्रौद्योगिकी की प्रारंभिक समय में मानव प्रकृति को ज्यादा महत्व देते थे तथा उसी की पूजा करते थे। ठीक है, यानी जब टेक्नोलॉजी नहीं थी, जब एक तरह से प्रौद्योगिकी नहीं था, तो उस टाइम क्या करते थे आदमी? सिर्फ प्रकृति पर एकदम डिपेंडेंट थे, अपना दिमाग नहीं लगाते थे, अपना मतलब टेक्नोलॉजी का खोज नहीं करते थे, तरह तरह के आविष्कार नहीं करते थे। यानी पूर्ण रूप से इधर से उधर से मतलब ऊपर से नीचे से दाएं से बाएं से सब रूप से सब तरफ से किस पर निर्भर थे?
प्रकृति पर निर्भर थे मानव, ठीक है। मानव प्रकृति के नियमों का पालन कर तथा बेहतर ढंग से समझकर प्रौद्योगिकी का विकास कर पाया। प्रौद्योगिकी किसी समाज के सांस्कृतिक विकास के स्तर की सूचक होती है। देखिए, ये जो प्रौद्योगिकी है, किसी भी समाज, कोई भी सोशल ले लीजिए, तो उनका एक तरह से सांस्कृतिक विकास के स्तर की सूची है। यानी अगर प्रौद्योगिकी बेटर होगा तो वहाँ ये समझा जाएगा कि सांस्कृतिक विकास उस समाज की हुई है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जैसे आनुवंशिकी के नियम का अध्ययन, यहाँ देखिए, आनुवंशिकी के नियम का अध्ययन कर मानव डीएनए के बारे में जाना और तरह तरह की बीमारियों का समाधान निकाला। सही बात है, यानी आनुवंशिकी का अध्ययन किया गया, तब डीएनए के बारे में जाना, यानी डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड के बारे में जाना। ये डीएनए बहुत बड़ा फैक्टर है, इससे बहुत बड़े बड़े केस सुलझ जाते हैं। कोर्ट में बहुत सारे केस रहते हैं, रेप केस रहते हैं, या फिर कुछ किसी का रिलेशन अगर देखना होता है, अगर कोई किसी को इनकार कर रहा है कि ये मेरा बेटा नहीं है या फिर ये मेरा बेटी नहीं है, तो वहाँ डीएनए अगर टेस्ट कराया जाता है तो ये सारा मामला क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो ये डीएनए बहुत बड़ा फैक्टर होता है, और इसका जो एक तरह से इसके बारे में जो जाने, कैसे जाने कि आनुवंशिकी के नियम का अध्ययन किए, तभी हमको मानव के डीएनए के बारे में पता चला, ठीक है। तो इसी तरह बीमारियों का समाधान निकाला जाता है डीएनए से भी, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, घर्षण और उष्मा। घर्षण और उष्मा की संकल्पना से आग की खोज हम लोगों को काफी मदद की। यानी घर्षण यानी फ्रिक्शन, जो है फ्रिक्शन एंड हीट, यानी ये दोनों की संकल्पना से हम लोगों को आग यानी जो फायर है, इसकी खोज मतलब हम लोगों ने किया। यानी पहले तो आग खोज, पहले तो जानते नहीं थे आदि मानव, जब पत्थर घसीट के तभी मतलब एक पत्थर दूसरे पर घसीटते थे तभी मतलब आग निकालते थे, ठीक है। तभी उससे मतलब क्या करते थे, तरह तरह के जानवर को मारते थे और उनको एक तरह से मतलब फ्राई करके खाते थे। तो यहाँ सब चीज मतलब आग की जो खोज हुई वो आदि मानव का जीवन को ही बदल दिया पूरा। मतलब संसार में क्या किया कि पूरा मनुष्य की जो जिंदगी है, जो जीवन है, उसका रूप को ही बदल डाला, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्या कहा जा रहा है कि पर्यावरणीय निश्चयवाद। क्या कहा जा रहा है? पर्यावरणीय निश्चयवाद। तो पर्यावरणीय निश्चयवाद को, इसको हमको डेफिनेशन के साथ समझना है कि निश्चयवाद एक अवधारणा है, एक आइडियोलॉजी है, एक कॉन्सेप्ट है। अवधारणा का मतलब क्या होता है? कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो निश्चयवाद क्या है? एक अवधारणा है, और यह प्रकृति तथा मानव यानी मनुष्य के मध्य तालमेल के बारे में अध्ययन करता है। निश्चयवाद, पर्यावरणीय निश्चयवाद, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या करते हैं? नेचर और ह्यूमन, यानी नेचर एंड ह्यूमन, बिटवीन नेचर एंड ह्यूमन, ये दोनों के बीच को जो को रिलेशन है, यानी जो तालमेल है, इसी के बारे में हम लोग क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। कैसा रिलेशन है? बेटर रिलेशन है नहीं है, या फिर कैसा है, कितना मात्रा में है, या फिर कैसा है, ये होना कैसा चाहिए, इसका रिलेशन कैसा होना चाहिए, प्रकृति का मानव के साथ रिलेशन कैसा होना चाहिए, मानव का प्रकृति के साथ रिलेशन अच्छा होना चाहिए। जब रिलेशन अच्छा होगा तभी मानव क्या करेगा? प्रकृति का सुरक्षा करेगा, पेड़ पौधे नहीं काटेंगे, पेड़ पौधे ज्यादा से ज्यादा लगाएंगे। तो ये सब का चीज का जो एक तरह से अध्ययन किया जाता है वो किसमें? पर्यावरणीय निश्चयवाद में किया जाता है। तो प्राचीन काल के भूगोलवेत्ता और यहाँ तक के दार्शनिक भी निश्चयवाद अवधारणा को समर्थन देते हैं। सही बात है, समर्थन देनी चाहिए, मैं भी समर्थन करता हूँ, क्योंकि मानव अगर प्रकृति के साथ अगर सही व्यवहार करेगा, प्रकृति के साथ अगर नेचर के साथ अगर अच्छा तरह से बिहेव करेगा, तो वो एक तरह से प्रकृति अभी हो रहा है ना शहर में, दिल्ली के बारे में सुने हैं। दिल्ली में क्या होता है कि मतलब जब दिवाली आती है या फिर कोई भी ईद आती है तो क्या हो जाता है कि मतलब वहाँ फटाका इतना फटते हैं कि वहाँ सांस लेना भी दिक्कत हो जाता है, सांस लेना भी एक तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि मानव जो है प्रकृति को इतना ध्यान नहीं देते हैं, पेड़ पौधे नहीं लगाते हैं, होता भी है तो काट देते हैं, फैक्ट्री बैठाते हैं, घर बनाते हैं। तो ये सब चीज को एक तरह से देखा जाता है कि मानव प्रकृति के साथ क्या व्यवहार करता है, क्या रिलेशन रखता है। तो इसका अध्ययन किसमें? पर्यावरणीय निश्चयवाद में, ठीक है। तो प्राचीन काल के भूगोलवेत्ता और यहाँ तक के दार्शनिक भी क्या करते हैं? निश्चयवाद अवधारणा को समर्थन देते हैं। अब देखिए, निश्चयवाद अवधारणा के अनुसार मानव की दैनिक क्रियाकलाप तथा जीवन पर भौतिक कारक, जैसे कि भौतिक कारक क्या हो गया? जलवायु हो गया, बाढ़ हो गया, प्राकृतिक वनस्पति हो गया, नियंत्रण बनाए रखते हैं। इस पर क्या करते हैं? नियंत्रण बनाए रखते हैं। निश्चयवाद विचारधारा के अनुसार मानव की दैनिक क्रियाकलाप तथा जीवन पर भौतिक कारक पर नियंत्रण बनाए रखते हैं। यानी भौतिक कारक क्या क्या है? जैसे कि जलवायु हो गया, बाढ़ हो गया, तो ये सब चीज पर कंट्रोल करके रखता है, किसके द्वारा? निश्चयवाद विचारधारा के अनुसार, ठीक है। तो चलिए, आपका ये क्या था? फर्स्ट वीडियो था। ये क्या था आपका? फर्स्ट वीडियो था, फर्स्ट चैप्टर, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, ज्योग्राफी का पहला बुक का पहला चैप्टर, पहला बुक का नाम है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत का ये फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट वीडियो है। सेकंड वीडियो आएगा, सेकंड वीडियो में आपका पूरा चैप्टर का थ्योरी कंप्लीट करा लिया जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा, थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि रिवाइज होना बहुत जरूरी है। एक पॉइंट क्या पढ़ा? पर्यावरणीय निश्चयवाद के बारे में पढ़ा, ठीक है। उसके बाद दूसरा
सबसे बड़ा पॉइंट था मानव का प्रकृतिकरण, नेचर वर्जन। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि मानव भूगोल की प्रकृति के अंतर्गत निम्नलिखित तथ्य महत्वपूर्ण है, भौतिक पर्यावरण के तत्व और क्या है, मानव द्वारा बनाए गए दैनिक उपयोग का सुविधाजनक व्यवस्थाएं। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमको ये पढ़ा था हम लोगों ने कि मानव भूगोल की प्रकृति यानी नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ा, भाव चित्रात्मक क्या होता है, एक्सप्रेशन पिक्टोरियल क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। मानव भूगोल के अनुसार एक तरह से भूगोल क्या है इसको हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, फ्रेडरिक रेडजेल्ट कौन है, इनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा, इनका जन्म कब हुआ था और इनका देहांत कब हुआ था, इनका एक एंथ्रोपोजियोग्राफी जो बुक है 1882 में छपी, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। इस प्रकार हम लोगों ने पढ़ा कि भूगोल की मुख्यतः किन प्रमुख जो शाखा है वो 3 होते हैं, भौतिक भूगोल, मानव भूगोल और प्रादेशिक भूगोल। ठीक है, और हम लोगों ने सबसे बेस्ट चीज जाना कि मानव भूगोल होता क्या है, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। टोटल बुक के बारे में पढ़ा, टोटल बुक है आपका इंटर में 2 बुक है, पहला बुक सेकंड बुक यानी फर्स्ट एंड सेकंड बुक। फर्स्ट बुक में टोटल 10 चैप्टर जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और टोटल 12 चैप्टर किस में है, सेकंड बुक में है, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा था इससे पहले कि जियो प्लस ग्रेफो का मतलब क्या होता है, ये दोनों को अगर तोड़ेंगे तो मीनिंग निकलता है पृथ्वी का अध्ययन करना। क्या निकलना, पृथ्वी का वर्णन करना, अध्ययन करना, क्योंकि जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्रेफो का मतलब होता है वर्णन करना। ठीक है, इसको दोनों ये वर्ड को तोड़ करके हम लोगों ने समझा। ठीक है, पृथ्वी के धरातल पर जो कुछ भी पाया जाते हैं उसका वर्णन करना है, क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है। भूगोल का हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ा। एक बात मैं आपको बता दूं, भूगोल का डेफिनेशन या फिर कोई भी चीज़ का हम लोग यहाँ डेफिनेशन पढ़ते हैं तो उसको आपको समझना है। ठीक है, उसको क्या करना है, समझना है। समझने के बाद आप एग्जाम हॉल में लिखेंगे। ये नहीं कि यहाँ से सेम टू सेम आपको एग्जाम हॉल में उतारना है, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम हॉल में डायरेक्टली आपको निर्देश दिया जाता है कि परीक्षार्थी अपने शब्दों में ही उत्तर दें। ठीक है, तो अपने शब्दों में उत्तर देंगे, अच्छा से अच्छा वर्ड लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए नोट बनाइए, आपका सेकंड पार्ट आने वाला है। तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में एक बार प्लीज जम करके शेयर कर दीजिए, लास्ट में आपसे विनती की जाती है। ठीक है, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।